तो फिल्म की शुरुआत में हम ऑलिव से मिलते हैं, जो एक मेरीन ड्राइवर है जिसका काम समुद्र की गहराइयों में जाकर वहाँ की लाइफ की रिसर्च करने का है। इस काम के लिए स्पेशली ऐसा सूट डिजाइन किया गया था जो ज्यादा समुद्र की गहराई में जाकर नीचे के माहौल की रिसर्च करने में काम आए। इस सूट को बनाया था डॉक्टर फेजर ने। ऑलिव बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मिशन की डिटेल्स लेने के बाद उसे समुद्र की गहराइयों में उतरने दिया जाता है। इतनी नीचे वो पहली बार आई थी। इसका सूट सिस्टम ऊपर इनकी शिप के साथ अटैच था, जिसे स्पेशलिस्ट दारा कंट्रोल कर रहा था। यहाँ तक ऑलिव को कुछ खास नजर नहीं आया तो ऑलिव ने और गहराई में जाने की डिमांड की, लेकिन उसे वार्न कर दिया गया कि वहाँ जाना ठीक नहीं। सूट को इतनी गहराई में टेस्ट नहीं किया गया। ऑलिव बहुत कॉन्फिडेंटली कहती है, टेस्ट नहीं हुआ तो अब हो जाएगा, उसे नीचे करो। और भी ज्यादा गहराई में जाने पर अब उसे महसूस होने लगा कि शायद उसके आसपास कोई ऐसी चीज है जो उसे नजर नहीं आ रही। घबराते हुए उसने लाइट ऑन करने को बोला। लाइट्स ऑन होते ही दिखाया गया कि किसी ने ऑलिव पर हमला कर दिया था। ये लाइट्स के ऑन होने के फौरन बाद हुआ था, तो कहा जा सकता है कि जो भी चीज थी रोशनी से घबराती थी। इस हमले की वजह से सूट के सिस्टम काफी सारे फेल हो गए थे। ऊपर दारा के लोग सिस्टम को फेल होता देखकर ऑलिव को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलिव काफी गहराई में थी तो ऊपर आने में भी वक्त लगा और देखने को मिला कि ऑलिव के पूरे सूट में अब पानी भर चुका था। काफी देर बिना ऑक्सीजन के पानी में रहने की वजह से वो मरने की हालत पे आ चुकी थी, लेकिन सही वक्त पर दारा ने उसकी जान बचा ली। और फिर डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया। जब उससे पूछा गया कि उसने नीचे क्या देखा था या किस चीज ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, तब बहुत याद करने पर भी ऑलिव को कुछ याद नहीं आया। डॉक्टर ने बताया कि ऑलिव को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है। ज्यादा देर तक ऑक्सीजन के ब्रेन तक ना पहुंचने की वजह से ब्रेन एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा था। ये नॉर्मल था और वक्त के साथ साथ ये ठीक भी हो जाता। चेकअप के फौरन बाद ऑलिव को डॉक्टर फेजर से मिलवाया जाता है, जो उस पर गुस्सा थे कि तुम बिना इजाजत के सूट को ज्यादा गहराई में लेकर क्यों गई। वो पहली बार में ही बर्बाद हो गया और उस पर लगे $1 मिलियन वेस्ट हो गए। कंपनी का बड़ा नुकसान हुआ था। अपनी मनमानी की वजह से ऑलिव को जॉब से निकाल दिया गया। हालांकि ऑलिव को अपनी जॉब बहुत पसंद थी। वो चाहती थी कि वो मेरीन लाइफ में कुछ ऐसा खोज कर लाए जिससे दुनिया में उसे पहचाना जाए। खैर, अब जब वो सूट देखने और अपना सामान इकट्ठा करने गई तो उसे अपने सूट पर अजीब ब्लैक लिक्विड मिला। ये चिपचिपा सा था। सूट को पूरा देखने पर उसे इसके अंदर से एक ब्लैक चीज भी मिली। शायद ये वही क्रिएचर थी जिसने ऑलिव पर हमला किया था। ऑलिव ने जल्दी से इस क्रिएचर को छुपा लिया ताकि पहली बार इस क्रिएचर को दुनिया उसकी तरफ से देखे और नाम हो इसका कि इस क्रिएचर के बारे में उसने पता चलाया है। कंपनी ने तो पहले ही उसे निकाल दिया था, तो ये चीज कंपनी को देना बेकार था। टूल बॉक्स में छुपा दे वो इस क्रिएचर को अपने साथ अपने घर ले गई, जहाँ उसका हस्बैंड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था। ऑलिव की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें पता चला कि ऑलिव का हस्बैंड उस पर जांच रखता था। वो चाहता था कि ऑलिव हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन ऑलिव को अपनी जॉब से ज्यादा प्यार था, इसलिए वो ज्यादा अपने काम के साथ रहती थी और इस पर उसके हस्बैंड को भी ज्यादा एतराज नहीं रहा था। खैर, सुबह का वक्त था। मैथ्यू काम पर चला गया। ऑलिव ने आकर अपनी लैब को साफ किया और उसमें उस ब्लैक कलर की चीज को देखने लगी। ये शायद किसी अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन इसके आसपास कुछ टेंटिकल्स भी थे। उसने जैसे ही रोशनी में इसे देखा तो उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। इससे पहले कि वो इसे समझ पाती, उसे मैथ्यू के घर आने की आवाजें आ गईं और उसने फौरन से इस क्रिएचर को छुपा दिया। असल में ऑलिव नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड को ये पता चले कि वो किसी क्रिएचर को अपने घर ले आई है। पूरा दिन ऑलिव और मैथ्यू अपना साथ गुजारते हैं। अगले दिन जैसे ही मैथ्यू ऑफिस जाता है तो ऑलिव अपने लैब में आ जाती है। लैब में आने पर उसने क्या देखा कि वो क्रिएचर जो लेके आई थी वो किसी अंडे की तरह टूट चुका था। वहाँ पे जगह जगह ब्लैक कलर का लिक्विड फैला हुआ था। अचानक उसे किसी की रेंगने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो इस अंडे से निकला हुआ क्रिएचर इसी रूम में घूम रहा था। ऑलिव ने जब उसके ऊपर टॉर्च की तो वो घबरा कर आगे चला गया और ऐसे ऑलिव समझ गई कि ये लोग रोशनी से घबराते हैं। जाहिर सी बात है, समुद्र की गहराइयों में अंधेरा रहता है, इसीलिए वहाँ ये लोग सरवाइव कर पाते हैं। है ऑलिव जैसे ही उसे पूरी तरह देखने के लिए उसके करीब जाती है और उसके मुंह पे रोशनी डालती है तो वो क्रिएचर उसके मुंह के ऊपर काले रंग का लिक्विड गिरा देता है। ये लिक्विड थोड़ा सा ऑलिव के मुंह में भी चला गया था और ऑलिव की हालत काफी अजीब हो गई थी। वो काफी देर यूं ही पड़ी रही और जैसे ही उसे मैथ्यू की आवाज आई तो वो जल्दी से उठी।
उसने अपने आप को, अपनी आंखों को साफ करने की नामुमकिन सी कोशिश की और फिर इस कमरे को साफ करते हुए उस क्रिएचर को छुपाकर वो यहाँ से चली गई। मैथ्यू ने ऑलिव के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया हुआ था। ये लोग तैयार होकर डिनर के लिए चले गए, जहाँ मैथ्यू ने नोटिस किया कि आज ऑलिव काफी अजीब बिहेव कर रही है। उसने पूरे डिनर के टाइम पे कोई बात नहीं की और खाना तो उसने ऐसे खाया जैसे वो सदियों से भूखी हो। ऑलिव ने उसे कहा भी आराम से खाओ, लेकिन उसने नहीं सुनी। घर आकर उससे वॉमिट हुई ब्लैक कलर की, और जब वो बिस्तर पे लेटी तब भी उसने मैथ्यू पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब उसके जहन में क्रिएचर की ही बातें चल रही थी। अपनी सोचों से परेशान सुबह को ऑलिव अपने कुलीग दारा को बुलाती है और उसे ये क्रिएचर दिखाती है, जिस पर दारा उसे बताता है कि ये क्रिएचर तुमने पहली मर्तबा डिस्कवर नहीं की। ये समुद्र में रहने वाला एक मॉन्स्टर है और उसे पहले भी देखा गया है। दारा ने ऑलिव को बताया कि ये बहुत ही खूनखार है, इसे घर में रखना सेफ नहीं, बेहतर है कि तुम इसके बारे में अपने हस्बैंड को बता दो। लेकिन ये सुनकर ऑलिव गुस्सा हो गई और उसने दारा से कहा कि तुम भी इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। अब जब ऑलिव को ये कंफर्म हो चुका था कि ये एक मॉन्स्टर है, तो वो इसको बहुत सा मीट यानी गोश्त खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तरह तरह का गोश्त भी काम नहीं आता। गोश्त काटते हुए अचानक से ऑलिव के हाथ पे कट लग गया। उसके हाथ से निकलता खून सूंघकर जैसे ये मॉन्स्टर तड़प गया। उसे जैसे इसी चीज की तमन्ना थी। ऑलिव भी समझ गई कि इस मॉन्स्टर को क्या चाहिए, इसीलिए उसने अपना खून आज इस मॉन्स्टर को पिला दिया। उसे पता चल गया था कि अब इस मॉन्स्टर को गोश्त नहीं बल्कि इंसानी गोश्त चाहिए, लेकिन वो ये कहाँ से लेकर आती। आधी रात में वो उठती है और मैथ्यू से छुपकर आकर इस मॉन्स्टर को अपना खून सक करवाती है, मानो ऐसे जैसे इस मॉन्स्टर ने उसे अपने काबू में कर लिया हो। सारे अजीब काम कर रही थी वो ज्यादा से ज्यादा वक्त इस क्रिएचर के साथ स्पेंड करने लगी थी और मैथ्यू को तो जैसे वो भूल ही गई थी। काफी दिन बाद उसकी बहन भी उससे मिलने के लिए उसके घर आई। एली उसके लिए और मैथ्यू के लिए बहुत सी वाइन लाई थी। ये सब जब एंजॉय कर रहे थे तब एली ने भी नोटिस कर लिया कि ऑलिव यानी उसकी बहन मैथ्यू से दूर दूर रह रही है। मैथ्यू के यहाँ से जाने के बाद उसने ऑलिव से पूछा, क्या तुम्हारे और मैथ्यू के रिलेशन में कुछ गड़बड़ी है? जिस पर ऑलिव ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं। इतने में ही ऑलिव की कॉल आ जाती है और वो कॉल रिसीव करने चली जाती है। ये कॉल डॉक्टर फैजे की थी, जो उसे कहते हैं कि तुमने मेरी शिप से जो कुछ भी चुराया है तुम उसे वापस ले आओ, नहीं तो मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। ऑलिव समझ गई कि डॉक्टर फैजे उस मॉन्स्टर की ही बात कर रहे हैं और जरूर दारा ने ही डॉक्टर फैजे को उस मॉन्स्टर के बारे में बताया होगा। ऑलिव ये समझ गई थी कि वो डॉक्टर फैजे का ऑपरेशन था। हर चीज जो उसे समुद्र से मिली थी उस पर डॉक्टर फैजे का हक था और वो ये भी जानती थी कि अगर उसने ये सब डॉक्टर फैजे को वापस ना किया तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। पीछे खड़ी एली उसकी थोड़ी सी बातें सुन चुकी थी। उसे परेशान देखकर वो उससे पूछती है क्या बात है, लेकिन वो सही से बात करने की बजाय एली को ऊट पटांग सुनाकर गुस्से में उसे यहाँ से भेज देती है। मैथ्यू भी हैरान था कि ऑलिव ने ये क्या किया। वो इतनी बदतमीज तो नहीं थी। देखने को मिला कि ऑलिव के अंदर भी बहुत सी चेंजेस आ गई थी। जैसे उस मॉन्स्टर को रोशनी में देखने से तकलीफ होती थी, ऐसे ही ऑलिव को भी रोशनी में देखने से तकलीफ होने लगी थी। वो हर जगह अब सन ग्लासेस पहनकर जाती थी। शाम में जब ग्रोसरी करने के बाद ऑलिव घर पर आई तो उसने देखा कि डॉक्टर फैजे पहले से ही उसके घर पर आए हुए थे। वो समझ गई थी कि डॉक्टर फैजे उस मॉन्स्टर को देखने और उसे लेने के लिए यहाँ आए हैं। डॉक्टर फैजे ने उस मॉन्स्टर को देखते ही उससे कहा कि इसे घर में रखना खतरनाक हो सकता है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ऑलिव को मॉन्स्टर से अजीब सा लगाव हो गया था। उससे दूर जाने का सुनते ही उसे पता नहीं क्या हुआ, अजीब सी फीलिंग हुई और उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर डॉक्टर फैजे के सर पे दे मारा। इससे पहले कि डॉक्टर फैजे यहाँ से उठकर कुछ करते, यहाँ से चले जाते, अपनी जान बचाते, उससे पहले ही ऑलिव उसे इस मॉन्स्टर को खिला देती है और फौरन वॉशरूम में आकर अपने कपड़े बदलने लग जाती है, जिस पर डॉक्टर फैजे का खून लग चुका था। वो रोने लगी क्योंकि उसने एक इंसान की जान ले ली थी, लेकिन वो ये सब खुद से नहीं कर रही थी, शायद मॉन्स्टर ने उसे कंट्रोल किया हुआ था। खुद नहाने के बाद वो वॉशरूम में जाती है और वहां से सारा डॉक्टर फैजे का खून साफ कर देती है और डॉक्टर फैजे की बची हुई हड्डियां और कपड़े जाकर इस समुंदर में फेंक देती है। सफाई करते हुए उसे डॉक्टर फैजे के कपड़ों में से उनके लॉकर की कीज भी मिल गई थी, जिसे लेकर वो डॉक्टर फैजे की बोट में गई और वहां जाकर वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए जिसमें उनके मिशन के बारे में लिखा हुआ था और फिर उस बोट को ही आग लगा दी, जिससे सारे सुराग मिट जाएं कि वो यहाँ पे आई थी या उसे कोई मॉन्स्टर भी मिला था। जब ऑलिव इस काम पे थी, पीछे से एली उसके घर पे आ गई और उसकी सीक्रेट लैब में चली गई। असल में वो ऑलिव का प्रोजेक्ट देखना चाहती थी। हालांकि मैथ्यू ने उसे मना भी किया कि तुम ना जाओ, ऑलिव गुस्सा होगी। इससे पहले कि वो वहाँ किसी क्रिएचर को देख लेती, वहाँ ठीक वक्त पे ऑलिव आ गई और एली के ऊपर गुस्सा होने लगी। उसे एकदम से पीछे देखकर एली ने अपने घबराहट पे कंट्रोल किया और ऑलिव को समझाना शुरू किया
कि तुम पूरा पूरा दिन इस लैब में क्या करते हो? तुम जानते भी हो कि मैथ्यू तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से कितना परेशान और अकेला रह गया है। यहाँ ऑलिव उसकी एक बात नहीं सुनती और एली को यहाँ से जाने को कह देती है। रात में डिनर करते हुए मैथ्यू ऑलिव को अपनी एक पेशेंट के बारे में बताता है जो बोल नहीं सकती थी और उनको डील करने में मैथ्यू को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैथ्यू एक डॉक्टर था। उसकी ये बातें सुनकर ऑलिव की आंखें चमकने लगी, ऐसे जैसे कोई घनौना प्लान उसके जहन में चल रहा हो। लेकिन ये उसने मैथ्यू पे जाहिर नहीं किया। अगले दिन सुबह होते ही वो मैथ्यू की आईडी लेकर हॉस्पिटल चली गई और वहां से उस पेशेंट को गाड़ी में डालते हुए वो घर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उससे पहले ही मैथ्यू ने उसे देख लिया। वो घबरा गई, लेकिन शुक्र था कि मैथ्यू ने ये नहीं देखा था कि वो पेशेंट अब ऑलिव की गाड़ी में है। ऑलिव ने जल्दी से डिक्की को बंद कर दिया था। जब मैथ्यू ने इससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो ऑलिव ने जल्दी से उसे उसकी आईडी पकड़ा दी और बोली ये तुम घर भुलाए थे, बस यही तुम्हें देने आई थी। घर आते ही वो इस लेडी को अपने मॉन्स्टर को खिला देती है। उसे लग रहा था कि अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस क्रिएचर को अपने पास रखने के लिए उसे बस कुछ ऐसे लोगों को ही तो ढूंढना था जिन्हें वो मार सके और इस क्रिएचर को खिला सके। उस औरत को मारने के बाद जब वो जमीन से खून साफ कर रही थी तो पता नहीं उसे क्या हुआ, वो खून को किसी मजेदार चीज की तरह अपनी उंगलियों से चाटने लगी। अब वो पूरी तरह इस मॉन्स्टर वाली जिंदगी में खो चुकी थी। अब अगले दिन उसे मारने के लिए कोई इंसान नहीं मिला। वो जब बाहर आई तो उसे मैथ्यू सोया हुआ दिखा। उसके दिल में आया भी ख्याल कि वो मैथ्यू को ही मार दे, लेकिन फिर उसने नहीं मारा। आखिर मैथ्यू उसका हस्बैंड था। सुबह होते ही अब वो दारा के पास जाती है, अपने कुलीग के पास जिसने ये बात डॉक्टर फेजे को बताई थी कि उसके पास एक मॉन्स्टर है। यहाँ दारा उससे माफी मांगता है कि मैंने ये गलत किया। ऑलिव भी उसे माफ कर देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। ऐसे ही बातों में लगाते हुए वो दारा को अपने घर ले गई और उसे भी मार कर अपने मॉन्स्टर को खिला दिया। अभी तक किसी को भिनक तक नहीं पड़ी थी कि ऑलिव इतनी घनावने काम करने लगी है, वो मर्डर करने लगी है और इस सीरियल किलिंग में उसे अब मजा भी आने लगा था। अब इसी रात एली उनके घर आती है। एली असल में ये बताने के लिए आई थी कि वो शहर छोड़कर जा रही है, जिस पर ऑलिव ने बहुत कोल्ड रिप्लाई दिया कि हाँ ठीक है, सबको ही काम करना चाहिए। ऑलिव को छोड़कर मैथ्यू और एली एक दूसरे से बात करने लगे। मैथ्यू बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी एक पेशेंट गायब थी और क्योंकि उसकी वो पेशेंट उसकी जिम्मेदारी थी तो ऐसे उसे जॉब से भी निकाला जा सकता था। एली ने यहाँ उसे हौसला दिया, लेकिन उसने ये भी नोटिस किया कि ऑलिव को अपने हस्बैंड की परेशानी से कोई प्रॉब्लम नहीं। खैर ऑलिव दोबारा अपनी लैब में चली गई और मॉन्स्टर के साथ लग गई, जबकि एली मैथ्यू के रूम में गई उसे हौसला देने के लिए। यहाँ लैब में ऑलिव ने नोटिस किया कि उसका क्रिएचर प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। एक्साइटमेंट में वो ये बात जाकर मैथ्यू और एली को बताना चाहती थी, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था और उसे ऊपर से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने जब अपने रूम में जाकर देखा तो मैथ्यू और एली साथ थे। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और पास पड़ी एक चीज उठाते हुए उसने मैथ्यू के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जिसके बाद वो अपनी बहन एली को लेकर अपनी लैब में चली गई और वहां पर उसे बांध दिया। एली को अभी तक उस मॉन्स्टर क्रिएचर के बारे में नहीं पता था। वो अपनी बहन से रहम की भीख मांग रही थी, उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन ऑलिव ने एक ना सुनी और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर मॉन्स्टर था, वो उसे खा जाता ये वो जानती थी। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ एली ने अपने पास पड़ा एक टूल बॉक्स अपने पाँव से गिरा दिया। गिरते ही वो टूल बॉक्स खुल गया और उसमें से एक शार्प ब्लेड उसे दिखी। अपने टो से उसे अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी एली और इसमें उसका पाँव कट के उसका खून भी निकलने लगा। खून की खुशबू से यहाँ वो मॉन्स्टर अब तड़पने लगा था। इससे पहले कि वो खून की खुशबू को सूंघते हुए एली के पास आ जाता, एली ने जल्दी से अपना रुमाल अपने पाँव के कट पे बांध दिया और फिर अपनी रस्सियां काटने लगी। दूसरी तरफ मैथ्यू को भी होश आ गया था। होश में आते ही उसने ऑलिव से एली के बारे में पूछा। कुछ भी बताए बगैर ऑलिव ने एक और सवाल कर दिया, क्या तुम एली से प्यार करने लगे हो? जैसे ही मैथ्यू ने हाँ में जवाब दिया तो गुस्से में ऑलिव ने लैब का दरवाजा खोलते हुए मैथ्यू को वहां पर पटक दिया। अब वो क्रिएचर जो यहाँ एली को खाने आ रहा था उसने पकड़ कर मैथ्यू को खा लिया। इतना खतरनाक मंजर अपनी आंखों के सामने देखकर एली बुरी तरह घबरा चुकी थी और जोर जोर से रोने लगी थी। उसकी जान खतरे में थी। वो ऑलिव को बार बार अपनी मदद के लिए बुला रही थी और उसकी घबराई आवाजें सुनकर बाहर ऑलिव मजे से हंस रही थी। मॉन्स्टर अपना खाना खत्म करने के बाद सो चुका था। एली को अपनी जान बचाने को यहाँ से निकलना था। वो अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि हमें यहाँ दिखाया गया कि ऑलिव उस मॉन्स्टर के स्केचेस बना रही है। यहाँ जब एली अपनी रस्सियां ना तोड़ सकी तो उसने बार बार आवाजें करना शुरू कर दी ताकि कोई तो सुनकर उसकी मदद के लिए यहाँ आएगा। ऑलिव गुस्से में अब उसके कमरे में गई और बोली, क्या आवाजें कर रही हो तुम? मेरे मॉन्स्टर के आराम करने का वक्त है।
एली अपनी बहन का सेल्फिश रूप देखकर उससे पूछती है, तुम्हें जरा तरस नहीं आता? क्या है ये चीज जिसकी भूख मारने के लिए तुमने अपने हस्बैंड को मार दिया और अब अपनी सगी बहन को मारना चाहती हो तुम? ऑलिव ने उसे जवाब दिया, वो गॉड है, उसकी बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अभी तक उनकी पावर्स को किसी ने जगाया नहीं था। वो समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, किसी ने उन्हें अभी तक नहीं देखा और उन्होंने अपनी पावर्स को जगाने के लिए मुझे चुना है। मैं उनके ऑर्डर पे काम करती हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर एली कह रही थी, ऑलिव तुम पागल हो गई हो। ऑलिव उसकी बातें सुनते हुए अब अंदर की तरफ गई और एक एग उठा लाई, उसे मॉन्स्टर का है जिसे अब वो ऐसे प्यार कर रही थी जैसे वो उसका बच्चा हो। ऑलिव को यकीन था कि वो क्रिएचर किसी को भी मार दे लेकिन ऑलिव को नहीं मारेगा क्योंकि ऑलिव उसे पाल रही है। लेकिन ऑलिव की ये सोच गलत थी क्योंकि ऑलिव के हाथ में उसका अंडा था और अब मॉन्स्टर भी दोबारा भूखा हो चुका था। तो उसने एकदम से पीछे से ऑलिव के ऊपर हमला कर दिया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। अचानक यहाँ की लाइट भी बंद हो गई और वो क्रिएचर लाइट बंद होते ही तेजी से यहाँ पे घूमने लगा। एली समझ गई कि लाइट में ये क्रिएचर अंधा हो जाता है, इसीलिए उसने अपने पास मौजूद एक लाइटर जला लिया और जोर जोर से आवाजें करने लगी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि नेबर्स ने उसकी आवाजें सुन ली और घर आकर ये दरवाजा खोल दिया जिससे रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और ऐसे एली की जान बच गई। ये उस आदमी ने भी देखा था कि वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोले एली के ऊपर हमला करने वाला था। यही चीज उसने फौरन कॉल करके पुलिस स्टेशन में बता दी। रात होते ही ऑलिव का पूरा घर सील कर दिया गया। एली को भी रेस्क्यू कर लिया गया और उससे मॉन्स्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली गई। ये लोग मॉन्स्टर को अपनी कस्टडी में लेना चाहते थे लेकिन मॉन्स्टर इन्हें कहीं भी नहीं मिला। अब क्योंकि मॉन्स्टर इन्हें कहीं मिला नहीं था तो एली की सारी बातें इन्हें झूठ लगने लगी और इन्हें लगा कि एली पागल हो गई है। एली को मेंटल असाइलम में दाखिल करवा दिया गया जबकि हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि वो क्रिएचर सिवरेज के जरिए कहीं जा रहा था, शायद वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। यहीं पर एली न्यूज में देखती है कि बीच पर बहुत से लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं। ये सुनकर वो घबरा गई और फौरन कार लेकर जब बीच पे गई तो उसने जगह जगह मॉन्स्टर के अंडे देखे और वो समझ गई कि अब मॉन्स्टर यही कहीं है और दुनिया की तबाही करीब है। उसके ये सोचते सोचते ही पानी की लहरें तेज हो जाती हैं और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। इस मॉन्स्टर के निकलते ही इस मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है कि अब इस दुनिया में ये मॉन्स्टर कैसे तबाही फैलाएगा या सारे इंसान मारे जाएंगे।